एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, टेट 2020 के इस सीरीज़ के 5वें भाग में मैं फिर से हाजिर हूँ। ये वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, चाहे यूपी टेट हो, टेट हो, यूपी टेट, सी टेट, आर टेट, राजस्थान टेट या बहुत सारे टेट हैं, उन सभी में एच टेट यानी हरियाणा टेट, सभी में ये वो प्रश्न है जो पूछे गए हैं। तो हम उस प्रश्न की सीरीज़ चला रहे हैं। ये सीरीज़ का 5वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और वो सभी प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, वही प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्ज़ाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र फॉर पेपर 1 और पेपर 2 के सीरीज़ का ये 5वां भाग। चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन होगा, वैसे ये 43वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामिक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? और इसके ऑप्शन है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार या अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामिक अवस्था कौन सी है? तो अनुकरण है, यानी देखकर करने की, स्मृति की या मानसिक निरूपण, तीनों है पियाजे के इस सिद्धांत के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? तो ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्या अवस्था से। तो विकास कब से शुरू होता है? तो विकास शुरू होता है ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्या? संज्ञानात्मक गतिविधि। देखिए ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सी टेट 2012 के पेपर 2 में पूछे गए थे। ये जो प्रश्न है सी टेट 12 के पेपर 2 में ये भी पूछे गए थे। तो ये सभी वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 तो हो गया, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समावेशन, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशन। क्या है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी खुद में बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक तर्कना। क्या? कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग ने कहा था सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में चिंतन प्रक्रिया यानी चिंतन करना नैतिक तर्कना कहलाता है। ये कोहलबर्ग महोदय का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता का कारक कौन सा है? तो आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ये आनुवंशिकता नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये भी नहीं है। चिंतन पैटर्न, ये भी नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, आँखों का रंग। आँखों का रंग आनुवंशिकता संबंधी कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्या? ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। क्या है? शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसके ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, और अगला है संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो सही आंसर क्या होगा? वस्तु अस्थायित्व को कब समझने लगता है बच्चा? जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है तो वस्तु अस्थायित्व को समझने लगता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका ऑप्शन है संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचना व्यवस्था होती है, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती, संकल्पनाएं व्यक्तित्व नहीं होती। जिसमें नहीं हो वो ऑप्शन तो नहीं होगा बचा ये दोनों। अब इस दोनों में देखते हैं। संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, यानी पैटर्न होती है। क्या? संरचना, संकल्पना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? और इसके ऑप्शन है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। अकस्मात वृद्धि तो किसी भी चीज़ में नहीं होता है, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना ये भी नहीं होगा, पढ़ाई के प्रति लापरवाह ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 53। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है क्या? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या अहम केंद्रित चिंतन। और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त चिंतन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है क्या? तो इसका ऑप्शन है प्रायः कालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, तो ये यहीं गलती हो गया। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, चलिए इसके बारे में हम सोचेंगे। शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ये भी सही हो सकता है। विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिक के बीच अंतर करना सिखाना, ये भी हो सकता है, लेकिन सिखाना आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, ये सर्वाधिक उचित हो सकता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्या? ऑप्शन बी सही है, सर्वाधिक उचित यही तरीका है क्या कि विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखिए और उसको कहिए कि इस पर जो निर्णय करना है वो करे, तो वो सर्वाधिक उचित तरीका है किसी भी चीज़ को समझाने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तर्कना। किसी भी चिंतन प्रक्रिया में जब तक आदमी सोचेगा नहीं तब तक कुछ करेगा नहीं, तो तर्कना जरूर है। समस्या तो चाहिए, समस्या होगा तभी सोचेगा आदमी। सामान्यीकरण, ये भी चाहिए सामान्यीकरण। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? स्मृति। याद रखना सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब समस्या सामने होगा तो तर्कना होगा, सामान्यीकरण होगा, तो स्मृति सबसे कम है। तो ऑप्शन क्या? डी सही हो जाएगा। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? तो डी, स्मृति सबसे कम महत्वपूर्ण है इसमें। अब है 56। व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है क्या? आनुवंशिकता, वातावरण। आनुवंशिकता करता है, वातावरण भी करता है। आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण और परीक्षाओं की संख्या। परीक्षाओं की संख्या कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता, तो ये तो गलत हो गया।
और ये करता है तो दोनों जब एक साथ हो तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या? व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में डैश चिंतन करते हैं। अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, संदर्भ के अनुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार, तो ये तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन ए बी सी बचा, इसमें से देखते हैं क्या है। तो अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, तो ये भी गलत हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते। क्या? अलग आयु में अलग तरीके से बच्चे चिंतन करते। संदर्भ के अनुसार तो बड़े करते हैं, लेकिन बच्चे अलग आयु में अपने अपने तरीके से अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है क्या? संवेगों को दबाना, बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना, या संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेगों को दबाना। अपने अंदर जो भी दुख सुख ये सब है उसे प्रकट नहीं करना, उसे क्या कहते हैं? संवेगात्मक विरेचन कहते हैं। इसका अर्थ ही होता है, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ ही होता है संवेगों को दबाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। क्या? आत्मसिद्धि के भाव का अनुभव कर सकते हैं, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव के अनुभव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, या बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं किशोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है क्या? बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ये गलत है, क्योंकि जो ही नहीं कि अगर किसी का ज़्यादा और किसी कम है तो वो उससे सीख पाएगा, ये नहीं हो सकता। सहयोगात्मक समस्या समाधान ये हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये भी नहीं, ये भी गलत है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे तब सीख सकते हैं जब उनमें सहयोगात्मक समस्या समाधान होगा, यानी सहयोग, किसी भी समस्या का सहयोग के माध्यम से समाधान किया जाएगा तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? जो धीरे धीरे कौन सा होता है? चढ़ना, ये बच्चे बहुत तेज़ी से करते हैं। फुदकना, ये भी तेज़ी से करते हैं। दौड़ना, ये तो दौड़ना ही है ऐसे भी। तो क्या हो गया? लिखना गति कौशल सबसे सूक्ष्म गति का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं क्या? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण ये करते हैं। वैश्विक और विनिमय ये भी करते हैं। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध ये भी करते हैं। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार ये नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी और ए ज़्यादा सुटेबल है। देखते हैं बी और ए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सुटेबल है। क्या? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, यानी किसी भी, अब अगर टीचर कोई कुछ कहे या कोई भी कुछ कहे तो आज्ञा पालन जरूर करेगा। और दंड उन्मुखीकरण, उसमें डर रहता है कि अगर कोई गलती कर देगा तो उसे सज़ा मिलेगी। और वैश्विक और विनिमय ये भी उसे उस एज में किया जाता है। चलिए देखते हैं आज का 63वां क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं स्टेट में पूछा गया है, यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2012 के पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं ये जो भी इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी राज्य में, सीटेट में, राज्य स्टेट में, सीटेट टेट में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। तो आप इसे ज़रूर देखें। ये स्टेट
स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 से 21 सितंबर 2020 को, यानी 9 से 21 सितंबर 2020 को जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेट का, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके 50 नंबर के क्वेश्चन के रूप में 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट करते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है तो इसे हम देखते हैं। एक बच्चा एशिया का प्रदर्शन करता है कब? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या 24 माह की आयु में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 माह की आयु में। बच्चे 6 माह की आयु के बाद एशिया का प्रदर्शन करते हैं। इसी के साथ हमारा ये सीरीज का आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे चैनल पर एग्जाम द्वार पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उसमें शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे ये वीडियो देख सके। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल मैथ, जीके और रीजनिंग सभी के वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।